स्टार्ट करते हैं। मैं जयश्री मैम हमसे अगर जुड़ गए तो ठीक। देवदत्त सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आपका सेशन हुआ है उसके ऊपर या देवदत्त सर। हरिओम। हमारे पार्टिसिपेंट के सामने रखा है सर, उसके ऊपर थोड़ा 2 या 3 मिनट तक आप प्लीज हाईलाइट कीजिए। तो आज का जो टॉपिक था उसका नाम था योगा एंड फिटनेस, और इस टॉपिक में हमने ये जो डिस्कशन था, ये टॉपिक था, इस टॉपिक के बारे में हमने तीन मुद्दों के आधार पे चर्चा की थी। उसका पहला मुद्दा था कि योग क्या है, योग का मतलब क्या है, व्हाट इज योग। दूसरा जो मुद्दा था, व्हाट इज रोल ऑफ योगा इन फिटनेस, मतलब फिटनेस और योगा ये दो चीजें कैसे जुड़ी हुई है, ये हमने मुद्दे कंपेयर किए हैं और उनको एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है ये हमने इस तीसरे टॉपिक में पढ़ा है। और इसके अलावा भी फिजिकल फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों मायने रखता है, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस के साथ साथ और कितने प्रकार के फिटनेस है, जैसे स्पिरिचुअल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। फिजिकल फिटनेस कैसे मायने रखता है इन तीनों फिटनेस के बराबरी में, और फिजिकल फिटनेस अगर आपको अचीव करना हो तो उसके लिए 3 मुख्य चीजें बताई गई थी इस वीडियो में, आहार, निद्रा और व्यायाम। इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। इस तरह से ये पूरा टॉपिक योगा एंड फिटनेस इन 3 मुद्दों के आधार पर कवर किया गया है। जी देवदत्त सर, हरिओम सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से आपने पहले में वीडियो में बहुत अच्छे से कवर तो किया ही है, अभी भी इंट्रोडक्टरी आपने अच्छा हाईलाइट किया। देवदत्त सर, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। किशोर जी मोहरकर सर ऑनलाइन। हेलो हेलो यस सर, हेलो हेलो यस सर, पवन सर, यस सर प्लीज। जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कम से कम उसका वीडियो दिखना चाहिए ऑडियंस को। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ उनको सर रिक्वेस्ट भेज के। नहीं, आपका भी, आप क्वेश्चन उनको पूछ रहे हैं तो आपका भी वीडियो दिखना चाहिए। ठीक सर। आपका वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? वीडियो आता नहीं क्या वहाँ पे? आ गया सर, आ गया। हाँ चलो वीडियो से स्टार्ट करो। यस सर, राइट। हाँ करो स्टार्ट करो। किशोर मोहरकर सर हमारे साथ जुड़े अभी। किशोर सर, आपका क्वेश्चन रखिए। देवेंद्र सर, देवदत्त सर ऑनलाइन है, प्लीज। सर, योग डेली कितने ईयर्स तक योग करने के अपने को योग का बहुत ज्यादा फायदा होगा? सॉरी सर, प्लीज क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं, आपकी आवाज कट रही है। सर, अपन योग अगर अपन कर रहे हैं रोज, तो उसका बेनिफिट अपने को कब तक मिलेगा? जब तक अपन योगा करते रहेंगे उस वक्त, या उसके बाद भी मिल सकता है अपने को? आपका क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं उसका मतलब आपको ये कहना चाह रहे हैं कि योगाभ्यास या योगासनों का जो सराव हम करते हैं, शुद्धि क्रिया, इस बारे में पूछ रहे हैं या पूरा योगाभ्यास के बारे में आप पूछ रहे हो? योगाभ्यास के बारे में सर। हाँ, तो योगाभ्यास जो है उसके बेनिफिट्स फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल भी होते हैं। वो जब तक हम करते हैं, योग हो जाता है, पहली तो बात करना नहीं होता है हमें। जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 24 आवर्स 7 डेज वीक, मतलब वीक के 7 दिन और ईयर के 365 डेज, पूरा पल पल योग है। तो योगाभ्यास जो है, और फिजिकली जो हम आसन प्राणायाम शुद्धि क्रिया करते हैं वो अलग बात है, उसके भी बेनिफिट्स फिजिकली होते हैं और मेंटली भी होते हैं। तो जब तक हम अभ्यास करते हैं उसके भी ग्रंथ के अनुसार कुछ कालखंड दिए गए हैं कि अगर एक तब तक आप आसन का अभ्यास करते हो तो उसके बाद आपको प्राणायाम और शुद्धि क्रिया का अभ्यास शुरू करना चाहिए। और यम नियम है, अष्टांग योग में बताया गया है कि यम नियम जो है वो पहले फॉलो करने चाहिए और उसके बाद आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो योगाभ्यास का बेनिफिट है वो
श्योर आपको मिलेगा जब तक आप सराव कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। मन शांत रहेगा, शरीर भी हेल्दी रहेगा, और आपका मन का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। इसलिए योग की एक ये भी व्याख्या बताई जाती है कि शरीर और मन का संतुलन साधना, संतुलन प्राप्त करना मतलब भी योग माना जाता है। जी जी देवदत्त सर, किशोर जी आपको आपका आंसर मिला होगा। देवदत्त सर ने बहुत अच्छी तरीके से आपको उसको समझाया है। मैं अशोक रघुवंशी सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना क्वेश्चन रखें। अशोक रघुवंशी सर। अशोक सर हमसे जुड़े, उससे पहले प्रदीप्त दास सर हमारे साथ है। प्रदीप्त सर, मैंने यहाँ से आपको, हाँ आपकी आवाज आ रही सर? जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हरिओम। फिटनेस के प्रकार आपने वीडियो में 4 या 5 थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, 4 या 5 पहले वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए, और क्या क्या है? फिटनेस के जो एस्पेक्ट्स जो है, मतलब जो प्रकार है वो 4 है, और फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स बताए थे मैंने। तो फिटनेस के जो 4 प्रकार है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस क्या है? एक स्थिति है, ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आपके स्वास्थ्य और वेलबींग जो है, वो स्वास्थ्य और वेलबींग को, उस स्थिति को फिटनेस कहा जाता है। तो स्वास्थ्य मतलब क्या है? सिर्फ फिजिकली, मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना मतलब फिटनेस है क्या? तो नहीं। मानसिक दृष्टिकोण से, सोशल दृष्टिकोण से, और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, ये 4 प्रकार, इस चारों दृष्टिकोण से हेल्दी रहना मतलब फिटनेस है। और इसमें जो फिजिकल फिटनेस है, उसके 5 कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। जी सर, थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। और आपका कोई अगर यूट्यूब चैनल है तो हम जुड़ना चाहेंगे, अगर आप बताओगे तो। जरूर सर, अभी तो शुरू नहीं किया है यूट्यूब चैनल, लेकिन फ्यूचर में सोचेंगे, करेंगे। बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छी बातें आपने बताए, बहुत अच्छा। मैं तो सब डाउनलोड भी कर दिया हूँ। मैं उड़ीसा से बोल रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दास सर, आपने जो मतलब लाइव हम लोगों का फीडबैक दिया है और हमारे साथ देवदत्त सर जुड़े हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने देवदत्त सर की वीडियो डाउनलोड करके रखे। और दूसरी फैसिलिटी, जैसे हमारे संचालक है डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर ने कल ही अनाउंस किया था कि हम लोग हमारी जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है उस पे हमारे जो रिसोर्स पर्सन है उनके सब वीडियो हम लोग सालों तक रखेंगे, ताकि आपको ऐसा ना, जब भी आप चाहो इस वीडियो को देखना, आप कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हो। हमारी वेबसाइट तो फीडबैक हमें बहुत तसल्ली मिली, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारी अभी चल रही है स्ट्रीमिंग, उसमें जैसे व्यायाम और आसन में क्या फर्क है, क्या अंतर है? जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया ही है, आपका तीसरा जो मुद्दा था, व्हाट इज रोल ऑफ योगा इन फिटनेस, उसके आखिर में मैंने बोला ही था कि व्यायाम और योग में कुछ अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सब कुछ योग है इसमें, मैंने ये भी कहा था, एक्सरसाइज भी योग है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो अच्छे से करना एक योग है। एक्सरसाइज में भी आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स लगती है, जैसे एक्सरसाइज रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहते हैं, रनिंग रहते हैं, रनिंग में भी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहते हैं, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, मल्लखांब, कुश्ती, कौन सा भी स्पोर्ट्स आप ले लो, उसमें आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत मायने रखती है। स्विमिंग है, और फिजिकली आपको फ्लेक्सिबल रहना भी बेशक आपको उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और एक्सरसाइज में फायदा होता है। तो ऐसे आपका जो सवाल था, योग और एक्सरसाइज में क्या फर्क है, ऐसे पूछा था उन्होंने। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो ऐसे डिफरेंस बताया जाए तो डिफरेंस कुछ नहीं है, सभी योग है, एक्सरसाइज भी योग है। आप सांस ले रहे हैं वो भी कौशलपूर्ण और पूरे कॉन्शियसनेस के साथ जान के लेना, वो भी एक योग ही है। तो जी सर, जी सर, अकॉर्डिंग टू मी ये मेरा मानना है। जी सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सीमा शर्मा मैम हमारे साथ है अभी, जिन्होंने हैंड रेस किया है। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट। यस सीमा मैम, आपकी हमारी आवाज आ रही है सीमा मैम? यस सर, यस सर, यस सर। जी जी मैम, सर। नमस्कार, नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एंड बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल सर, आपको और आपकी ऑर्गेनाइजिंग टीम को। बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव एफटीपी है, और आज जो वीडियोस देखे
उसमें मैडम से मैं बात करना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी लहसुन लेने का सही तरीका क्या है। सीमा मैम उन्होंने थोड़ा, लहसुन पर जी जी हाँ जी सीमा मैम थोड़ा सा मैं आपको मतलब करेक्ट करना चाहूंगा। हमारे साथ मैम जुड़ रही है, थोड़ा टेक्निकल ऑडियो का उनकी ओके तरफ से कुछ इशू है। मैम का वीडियो दिख रहा होगा, ऑडियो से कनेक्टेड नहीं हो पा रही है। मैं आपको ओके रिक्वेस्ट ओके करता हूँ कि आप अगर देवदत्त सर की टॉपिक पे कुछ अगर क्वेश्चन आप पूछ सको तो बहुत बेहतर होगा। हाँ हाँ, उनसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, ये आजकल बच्चे मोबाइल गेम में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करें, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए किसी भी चीज का किसी भी चीज की हमारे जीवन में आदत होती है। अच्छी आदतें होती है, बुरी आदतें होती है। कुछ हार्मोन्स रहते हैं, जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं अपने बॉडी में सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से वो और करने का मन करता है। उसी तरह जैसे मोबाइल में जुड़े रहते हैं बच्चे, उसी तरह अगर उनको बाहर खेलने भेजा जाए या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज वेरी गुड ऑप्शन और वेरी बहुत अच्छा। उनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्ट्स सिखाने के लिए भेजना, ये चीजें, और कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देना, या फिर आजकल मोबाइल में भी किताबें अवेलेबल होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे को मोबाइल में वीडियो गेम खेलने के साथ साथ मोबाइल के जरिए आप नॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हो। जैसे विकिपीडिया है, यूट्यूब में भी एजुकेशनल वीडियोस बनाई जाती है, कुछ एजुकेशनल गेम्स भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वो खेलने के लिए आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इस हाँ प्रकार हाँ आप हाँ। उनका मन डाइवर्ट कर तो सकते हैं। अभी क्या करूं, म्यूट कब करूं मैं? अ, म्यूट करूं और अनम्यूट कब थैंक यू करूं? सो मच सर। मैम आप जुड़ गए हमारे साथ और सीमा मैम भी ऑनलाइन है। हाँ तो मैम आपके लिए सीमा मैम से एक क्वेश्चन था लहसुन के बारे में। मैं उनके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीमा मैम से कि वो अपना क्वेश्चन फिर से रखें। नमस्कार मैम, और बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अच्छा और सर और दोनों सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल वीडियोस है हाँ जो हम डे टू डे करते हैं, लेकिन फिर भी दोबारा देख के पता लगता है कि हाँ हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो हाँ आपने मधुमेह पे भी तो बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है। एक तो मैं टीबी रोगी पर चाहूंगी कि थोड़ा सा उसके आहार विहार पे बताएं, और दूसरा हाँ आपने लहसुन के लिए बताया उसमें कि हाँ वो हाँ लहसुन लेने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो उसको हाँ पक्का। लेने का सही तरीका क्या है ये पूछना चाह सही रही हूँ। तरीका ऐसा है कि जैसे जी छाछ लो एक कटोरी में, जी और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर डालिए, और जी। उसमें लहसुन, 2-3 लहसुन ऐसा क्रश करके डाल के वो वैसे ही लेना है। ओके। दिन में 2 बार 3 बार लेने से बहुत फायदा होता है। और आपका दूसरा क्या प्रश्न था अभी? ये टीबी रोगी के लिए हाँ हाँ उसके हाँ, आहार विहार पे। हाँ करेक्ट जी। करेक्ट। एक्चुअली टीबी के साथ ना पूरा प्रोटीन, मतलब दाल, और यदि अंडा खाते हैं तो अंडा, दाल ज्यादा खाना है, और ऐसी दाल खाए कि जो पचने में, क्योंकि पूरी इम्यून सिस्टम उसमें भी ये हो जाती है ना, कमजोर होती है। तो उसमें अच्छा मूंग दाल खाए, मसूर दाल खाए, दाल ज्यादा ले, और दूध यदि पचता है तो दूध लेना चाहिए, या तो एकदम ताजा बटर मिल्क, ताजा बिल्कुल अच्छा। सुबह 4 घंटे का जमाया हुआ बटर मिल्क भरपूर लेना है। और उसमें ना, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाए, तो दूध पाउडर जो रहता है वो दूध पाउडर छाछ में मिला के लेना है, या दूध पाउडर आटे में भी गूंथते समय आटे में भी डालना है। दूध पाउडर का दिन में 5-6 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटीन बढ़ाने के लिए। और इसके साथ मतलब अनाज वगैरह जो है, कोई भी रिफाइंड चीज कुछ भी नहीं, सब घर का बनाया हुआ ताजा, 2 बार भोजन, 2 बार नाश्ता, हरी बाकी सारी सब्जियां, और सफाई एकदम बहुत बरतनी है, और भरपूर नींबू खाना है। मैं वही बोलती हूँ कि विटामिन सी, विटामिन ई के लिए सभी जो तेल बीज है वो खाने चाहिए। अखरोट है, या बादाम है, या मूंगफली है, तिल है, जवस है, इसकी चटनी वगैरह बना के खा सकते हैं। और एक टाइम थोड़ा थोड़ा ही खाना है, लेकिन तली हुई चीज कुछ भी नहीं। शक्कर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैदे की कोई आवश्यकता नहीं, ब्रेड बिस्कुट हाँ बाजार ये की कोई चीजें ना दे, घर में बनाए हुए चीजें खाए। जो भी हम चीले वीले बनाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन यही है कि दूध पाउडर का इस्तेमाल करें। फिर जो हम आटा बना गूंथते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना चूना डालिए,
खाने का चूना, कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, विटामिन कम हो जाते हैं। तो कैल्शियम के लिए खाने का चूना जो मुलायम सा चावल में डाल सकते, छाछ में डाल सकते, आटे में गूंथते समय डाल सकते। प्रति व्यक्ति 2 दाल इतना खाने का चूना हमारे पेट में जाए तो भी कोई नुकसान नहीं। और खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाए, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना कभी भी नहीं बनाए, और बना के तुरंत निकाल के रखना है। और टीबी में यही है कि सुपाच्य जो आसानी से पचता है ऐसे ही खाना चाहिए। भाकरी वगैरह भी चलती है, मोटी रोटी जवारे की, वो सब चलता है। और चावल जो है वो हैंड पाउंडेड चाहिए, मतलब हाथ से कुटा हुआ, पॉलिश राइस नहीं, क्योंकि उसमें जो बी विटामिन से उसकी बहुत जरूरत है। इसकी दवा के साथ जो दवाई चलती है ना, तो उसके लिए विटामिन B6 और सभी बी विटामिन बहुत जरूरी रहते हैं। विटामिन सी तो इसलिए मौसम्बी, नींबू ये प्रतिदिन खाना है, उसमें शहद डाल के ले सकते हैं। यदि ये नहीं है, मतलब मधुमेह नहीं है, तो ही शहद इस्तेमाल करना है। गुड़ और शहद और शक्कर ये मधुमेह के लिए ठीक नहीं है। जी मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक और बात, आपने बिस्किट्स के लिए मना किया, तो आजकल आटा बिस्किट्स भी आ रहे हैं, तो क्या वो ले सकते हैं? नहीं, बात ये है कि मैदा तो खराब है ही, लेकिन इसके लिए जो घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसको हीट करते हैं, तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स तैयार होते हैं। वी आर मोर वरीड अबाउट ट्रांस फैट्स, और ये सभी रेडीमेड खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड बहुत है। और ये ट्रांस फैट से ब्लड प्रेशर, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, अर्थराइटिस, अस्थमा, ये सब के लिए वही जिम्मेवार है, ट्रांस फैट्स। इसलिए जो बाजार की जो चीजें हैं उसमें हम घर में गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको उबालना नहीं, तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना, और तेल हमेशा कच्ची घानी का ही खाए। आटा कभी नहीं छाने, क्योंकि उसमें विटामिन रहते हैं। और रेडीमेड आटा कभी नहीं खरीदना है, जहां तक हो सके गेहूं पिसवाए। और जब गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें थोड़ा काला चना डालिए और उसमें थोड़े रागी डालिए। रागी मालूम है आपको? रागी यानी नाचनी, नाचनी रागी। तो मतलब 9 किलो गेहूं में 1-1.5 किलो काला चना और एक आध किलो रागी, जिसे नाचनी भी बोलते हैं। तो इससे वो आटा ही परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत खा नहीं सकता मरीज। तो एक ही थोड़ी सी खाद्य पदार्थ में अधिक से अधिक पोषक तत्व कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, इसलिए। जी मैम, जी। डॉक्टर जयश्री मैम ने बहुत अच्छे से, क्योंकि आहार के बारे में इन दिनों बताना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जैसे लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग घर पे हैं, तो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहना उतना ही जरूरी है जितना हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसा कि बाहर ना निकले। और ये तो आहार का ये जो विषय हमारे योगा के पूरे वर्कशॉप में डॉक्टर शुभांगी मैम ने इंक्लूड किया है, तो मैं सच में उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि साथ साथ योगा के साथ साथ में आहार का भी उतना ही महत्व है। योगा करते हैं हम लोग, उसके साथ में आहार अगर संतुलित रहे तो फिर आप फिट एंड फाइन रहोगे, इसमें कोई शक नहीं। संतुलित और सात्विक आहार, हाँ, योगा के साथ नॉनवेज वगैरह नहीं चाहिए, और बहुत तला तुला भी नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सके। इसलिए संतुलित और सात्विक, ये सही हुआ है। हाँ हाँ। डॉक्टर जयश्री मैम हमारे साथ, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर प्लीज। पवन सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है मैडम से। हाँ मैडम, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, गले तक वो आती है, तो उसमें ये संतुलित आहार का जो आपने अभी बताया है, तो ये रूटीन जीवन के लिए ये कौन सा संतुलित आहार रोज लेना चाहिए जिनको एसिडिटी बहुत है? करेक्ट, एसिडिटी होने के कारण पहले देखने चाहिए ना। तो कारण ये है कि यदि आहार में बहुत तेल है तो एसिडिटी हो सकती है, यदि 2 भोजन में बहुत ज्यादा अंतर है तो भी एसिडिटी हो सकती है, या फिर एक समय बहुत अधिक खाने से भी एसिडिटी हो सकती है। और जिस आहार में बहुत नॉनवेज है, बहुत ज्यादा तला तुला है, बहुत ज्यादा ये वाली दालें हैं, जैसे राजमा और लोबिया या चना, काबुली चना, इनसे भी होती है, तो ये सब कारणों से एसिडिटी होती है। अब सुबह उठते ही जब हम नाश्ता नहीं लेते हैं तो भी एसिडिटी हो सकती है, तो इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है।
क्योंकि एक बार जब हम कुछ खाते हैं तो 3 घंटे के अंदर कुछ नहीं खाना चाहिए और 5 घंटे के ऊपर पेट खाली नहीं रहना चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा गैप हो जाती है तभी भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कुछ सुबह के नाश्ता बहुत आवश्यक है, जिसमें कि आप कुछ भी उपमा, दलिया, इडली, हमारे चीले वगैरह ले सकते हैं, लेकिन छाछ लेना बहुत जरूरी है। और जैसे सुबह उठते ही नींबू पानी पीना चाहिए शहद डाल के। और यदि एसिडिटी है तो शक्कर बंद करनी चाहिए और नमक भी कम करना चाहिए, इससे भी एसिडिटी बढ़ती है। तो एक तो खाते समय यदि हम पानी पीते हैं भोजन के समय तब भी एसिडिटी हो सकती है, या तो खाना बहुत तेजी से खाते हैं, 5 मिनट में 3-4-5 रोटी खत्म करते हैं तो भी एसिडिटी हो सकती है। तो सबसे बढ़िया ये है कि सुबह नाश्ता लेना चाहिए, उसमें एक फल चाहिए और छाछ चाहिए। दोपहर का भोजन 12 और 2 बजे के बीच में ही होना चाहिए। बहुत लेट करेंगे तो एसिडिटी निश्चित होगी, जब बहुत जल्दी करेंगे तो भी फिर दोपहर के गैप लंबी हो जाती है। तो दोपहर का भोजन 12 और 2-2:30 बजे तक ठीक रहता है, और उसमें पूरा चाहिए, जैसे केवल सब्जी रोटी ऐसा नहीं, अनाज भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दूध दही छाछ चाहिए, फल भी चाहिए। ये सभी चीजें जिसमें मौजूद हो वो खाना चाहिए। और खाना बहुत देर तक बन रहा है ऐसा भी नहीं हो कि 2-2 घंटे सब्जियां बन रही हैं। तो और जला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। हम समझते हैं जला हुआ खाना, जला भुना मतलब रोटी भी, तो वो अच्छी नहीं होती है। फिर शाम को जो है 5-6 बजे हल्का कुछ तो भी लेना है। हमारी धान की लाई होती है, राजगिरा की लाई होती है, या मुरमुरा चना होता है, ऐसा हल्का सा लेना है। और उसके साथ नींबू। अधिक चाय पीने से, अधिक चाय कॉफी पीने से भी एसिडिटी होती है। और रात का खाना भी 8 और 9 के बीच में होना चाहिए। खाने में और सोने में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। सोते समय यदि दूध लेते हैं जिसमें शक्कर ना हो, और जो ठंडा नहीं लेना है, ये गलत धारणा है कि बहुत ठंडा एकदम दूध लेना है। तो ऐसा दूध लेना है कि जो थोड़ा गर्म हो, बल्कि तो रात को सोते समय, और विदाउट शुगर हो, और उसके साथ यदि हल्दी डाले, उसके साथ खजूर वगैरह खाएं, तो ये जो पूरा दिन भर का जो प्लानिंग है वो बराबर ऐसे यदि होता रहे तो एसिडिटी नहीं होती। और बहुत यदि एसिडिटी है उसके कारण फिर माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है। तो एक नुस्खा मैं बता सकती हूँ कि एक तो लौकी का रस भी फायदा करता है, लौकी के रस से भी एसिडिटी हटती है। और दूसरा यानी जो कच्चा आलू रहता है उसको घिस के, कच्चे आलू को घिस के उसका रस निकाल के वो आधी कटोरी यदि सुबह पीते हैं तो उससे भी एसिडिटी बिल्कुल 100% नष्ट हो जाती है। और शुरू में 2 बार, फिर बाद में 1 बार भी ले सकते। तो एक आलू का रस बहुत हो जाता है। एक या छोटा एक आलू, या बड़ा है तो उसमें बड़ा है तो आधा आलू, ऐसे कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम एसिडिटी को दूर रख सकते हैं। खाद्य पदार्थ जो एसिडिटी के कारण है वो यही है। और फल और सब्जियां और छाछ और मूंग दाल, इससे एसिडिटी नहीं होती है। ज्यादा अंडे से भी एसिडिटी हो सकती है। तो अंडा हफ्ते में 3 या 4 अंडे ठीक है, उससे अधिक नहीं। और इसका टाइमिंग ठीक चाहिए, ताजा बना हुआ खाना चाहिए, तभी आप एसिडिटी से दूर भाग सकते हो। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू और मैडम। कोई? हाँ जी, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। नहीं तो आपको और कुछ इसी के विषय में प्रश्न है तो पूछिए अवश्य। कौन सा कंटिन्यू कीजिए। यस सर, जी थैंक यू सो मच सर। आपने सवाल हाँ, पूछा, हेलो। मतलब नींबू नींबू खा सकते हैं, लेकिन इमली वगैरह से एसिडिटी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। नींबू अवश्य खाए, नींबू से नहीं होगी। जी मैडम जी, थैंक यू सो मच। ये जो सवाल हमारे संचालक डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर ने अभी पूछा है, ये सब लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसिडिटी का जो ये प्रॉब्लम है सब लोग डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इससे सफर होती है। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना क्वेश्चन रखें। डॉक्टर एकता गुप्ता मैम। जी एकता गुप्ता मैम अभी है, उनका रेज हैंड पर दिखा है। प्रीतिमा तिवारी मैडम है हमारे साथ।
मैं उनको अनम्यूट यहाँ से कर दिया हूँ। प्रीतिमा तिवारी। यस, नमस्कार सर। हाँ प्रीतिमा मैम, नमस्कार। प्लीज आपका सवाल रखिए। मेरे लिए पूछना था कि थायराइड में हम कैसे आहार ले सकते हैं, बिकॉज थायराइड इसमें तो ज्यादा Correct. वजन बढ़ता है ना, इसीलिए इसमें हाँ। कैसे आहार ले कि हमारा वजन एक्चुअली थोड़ा। वजन बढ़ता है और फिर धीरे धीरे गोली की मात्रा भी बढ़ती है, तो ये जी। ठीक नहीं है। तो हमको वजन के लिए तो वही बैलेंस डाइट है, लेकिन कम मात्रा में। उसमें सलाद और छाछ वगैरह अधिक ले सकते हैं। लेकिन ये जो है थायराइड का, ये ना उज्जाई प्राणायाम से बहुत उसके ऊपर फर्क पड़ता है। आप उज्जाई प्राणायाम भी किए होंगे अभी। हाँ, उज्जाई प्राणायाम से ये निश्चित रूप से गोली की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये गोली की मात्रा बढ़ती जाती है और फिर शरीर के चयापचय पर उसका असर होता है। हाँ, और फिर बाकी भी हिस्सों में, क्योंकि ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले से ही कंट्रोल में रखो। और शुरू से ही, मतलब स्पेशली लड़कियों में ये अधिक है, तो यदि शुरू से ही लड़कियां सही ढंग से आहार लेती है, उनके आहार में फिर वही प्रोटीन की कमी रहती है और आयोडीन की तो कमी रहती ही है, लेकिन प्रोटीन, आयोडीन और विटामिन सी की कमी के कारण ये शुरू भी होता है और बाकी मतलब हमारे हार्मोन्स पर भी ये हो सकता है। तो एक तो उज्जाई प्राणायाम दिन में कितने भी बार करो आपको फायदा होता है। लेकिन उज्जाई प्राणायाम अब 2-3 लोग अलग अलग ढंग से सिखाते हैं, लेकिन जो उज्जाई प्राणायाम बाबा रामदेव जी सिखाते हैं, थायराइड काफी हद तक ठीक हो सकता है। और बाकी तो वही आहार लेना है, जैसे सुबह हल्का नाश्ता, दोपहर का भोजन, तो इसमें रोटी और चावल कम खाने हैं, सब्जी अधिक खानी है, सलाद अधिक खाना है, दूध दही छाछ लेना है। पूरे दिन भर में 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। पूरे दिन भर में 1 पाव दूध दही छाछ होना चाहिए। पूरे दिन भर में कम से कम 2 नींबू, 2 गाजर, ऐसा प्रमाण होना चाहिए। फिर हम काफी हद तक अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। और ये गोलियों की मात्रा बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। वो उज्जाई प्राणायाम से निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। जी मैडम, धन्यवाद। बहुत अच्छे से मतलब तिवारी मैम, आपका समाधान हुआ होगा। मैम ने जितना भी एक्सप्लेनेशन आपके सवाल पे दिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंशुमन ऐसा नाम यहाँ पर है, पूरा नाम आपका अंशुमन जी, आप हो अनु? जी सर, नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते विनय सर। गेडाम जी। मेरा सवाल जयश्री मैम से है। जयश्री मैम को बहुत बहुत हेलो। प्रणाम, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हाँ। सारी जानकारी दी है। हेलो। हाँ हेलो। तो हाँ, बोलिए। मैम, मेरा सवाल है कि 50 वर्ष की महिला के लिए, जैसे माताओं के लिए कमर दर्द में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, या फिर योगा अभ्यास, इसके बारे में आप बताइए। एक तो इस उम्र में 50 साल में, उसके आगे पीछे मेनोपॉज शुरू हो जाता है और तब काफी फर्क पड़ता है शरीर के हार्मोन्स के ऊपर, मानसिकता के ऊपर भी फर्क पड़ता है। और कभी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, तो कभी इधर दर्द उधर दर्द, ऐसे कुछ ना कुछ होते रहता है इसके साथ। तो आहार वही लेना चाहिए, वही प्रिंसिपल वही है कि रिफाइंड, प्रोसेस्ड, टिन फूड्स, फिर जो जितने भी बॉटल फूड, ये सब अवॉइड करो और ताजा अच्छा खाना खाइए, जिससे कि हमें आनंद भी ले। खाने से हमें आनंद भी प्राप्त होना चाहिए, तो जो आपको पसंद है वो बनाएं, लेकिन यही है कि उसमें बहुत ज्यादा तला तुला ना हो। अलग अलग हमारे जो व्यंजन हैं, अलग अलग प्रांत के कितने सारे व्यंजन हैं, तो वो व्यंजन भी अपन बना सकते हैं। थोड़ा हम ट्राई कर सकते हैं, रेसिपीज देखते हैं। मतलब खाने में आनंद भी लेना चाहिए, खाना चाहिए। बहुत लोगों का, या तो किसी का खाना बहुत बढ़ जाता है, या तो किसी की भूख कम हो जाती है। तो वैसा नहीं होने के लिए प्रिंसिपल वही है कि शुद्ध सात्विक आहार चाहिए, दोनों टाइम, 2 टाइम पूरा भोजन और 2 टाइम नाश्ता। क्योंकि
ये सब आवश्यकता है हमारे शरीर को। हमारा शरीर मतलब बालून से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध खाने से है। तो कम नहीं खाना है, क्योंकि आज जो हमें खाना मिल रहा है वो निस्सत्व और कृत्रिम हो गया है। और एक तरफ हमारी जरूरतें बढ़ गई है विटामिन और मिनरल्स के बारे में, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रेस है, हमें कितना सारा टेंशन है, हम लगातार टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल्स के सामने बैठते हैं। तो ये सब के कारण शरीर से कुछ पोषक तत्वों का नाश होते रहता है। इसलिए हमारा आहार उतना ही चाहिए। यही है कि रोटी और चावल कम करना है और बाकी सब्जी ज्यादा खानी है। दाल अधिक खा सकते हैं, दाल की जगह और उसके कोई प्रकार बना के खा सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। लेकिन दाल भी खाए, कुछ भी खाए, तो भी सब्जी तो खानी ही है। दिन में जितने अधिक आप सलाद खाएंगे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग व्यंजन बना के, उसमें बहुत सारे ये जो रेडीमेड सॉसेस वगैरह मिलते हैं, उसका उपयोग जहां तक है ना करें, क्योंकि उसमें सब में प्रिजर्वेटिव्स है। मैम उनको मेरी माता जी को यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम है, तो उसमें कमर दर्द ज्यादा रहता है उनको, तो फिर क्या ले सकते हैं? क्योंकि तो दाल और यूरिक दूध तो एसिड उसमें में कम हो भी, जाता है। हाँ नहीं, तो यूरिक एसिड में दूध वगैरह भी नहीं लेना चाहिए फिर, और दालें भी सब नहीं लेना चाहिए। थोड़ी सी दाल ऐसे जो में है। स्पेशली क्या दिया जा सकता है उनको? जी क्या? मतलब यूरिक एसिड है, कमर दर्द भी है, तो दोनों बोथ प्रॉब्लम्स, और बोथ प्रॉब्लम्स में एक साथ कुछ चीजें उसमें नुकसानदायक है, कुछ चीजें इसमें, तो ऐसे में हम उनको स्पेशली क्या दें कि उनको कमर दर्द में मतलब थोड़ा सा रिलीफ हो? नहीं, एक तो जैसा मैंने कैल्शियम के लिए कहा कि चूना डालना चाहिए, उससे कोई यूरिक एसिड को तकलीफ नहीं है। लेकिन दालें और दूध वगैरह कम करना है। मतलब हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन्स नहीं चाहिए, कोई भी नॉनवेज नहीं चाहिए, अंडा भी नहीं चाहिए। और उसमें सादी वाली दाल खा सकते हैं, मूंग की दाल, और वो भी कम मात्रा में। कम मात्रा में, लेकिन बंद नहीं करना। दाल दोनों टाइम चाहिए अवश्य, और बाकी आहार वैसा ही रहेगा। यूरिक एसिड के लिए केवल दूध, दही, छाछ भी ये करना चाहिए, इसीलिए वो चूना डालना जरूरी है, क्योंकि फिर कैल्शियम नहीं मिल पाएगा। छाछ ले सकते थोड़ा बहुत, लेकिन दूध बिल्कुल नहीं, और दही वगैरह भी नहीं। और यही हो कि जैसे राजमा है, चने हैं, ये सब नहीं लेना चाहिए। जी जी मैम। मैम एक और सवाल है कि एग और नॉनवेज जब नहीं लिया जाता है, तो उसके बदले हम लोग और कौन सी चीजें ले सकते हैं कि उसका पोषक तत्व जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसका न्यूट्रिशन हम लोगों को मिल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम जब दाल और अनाज मिक्स करते हैं, उसके साथ हम सब्जी खाते हैं, उसके साथ हम फल खाते हैं, तो उससे सारे बढ़िया प्रोटीन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। और हमें दूध, दही, छाछ से अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं, और पनीर से भी मिल सकते हैं। और अभी मैंने कहा था कि दूध पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आपने प्रोटीन्स के लिए कहा, लेकिन यूरिक एसिड में नहीं देना है दूध पाउडर। तो ये बच्चों को जैसा अपन टिफिन देते हैं, तो उनकी जो रोटी बनाते हैं वो एक तो आटा दूध में गूंद दें, तो उनको अच्छे प्रोटीन्स मिलेंगे। आटे में दूध पाउडर डालिए, आटे में थोड़ा सा चूना डालिए, और सब्जी में भी दाल डाल के सब्जी बनाएं, सब्जी में पनीर डाल के बनाएं, और साथ में थोड़ा सा एक टमाटर, ककड़ी, गाजर वो भी देना है, और एक फल भी देना है बच्चों को। और 2-2, 3-3 टिफिन नहीं देना है, एक ही टिफिन पूरा देना चाहिए। और सुबह नाश्ता करके ही बच्चों ने घर से बाहर जाना है, खाली पेट किसी बच्चे को नहीं भेजना है। प्रेयर में कोई ना कोई लड़कियां चक्कर आके गिरती है, क्योंकि नाश्ता करके नहीं जाती है। तो सुबह नाश्ता लिए बगैर, मतलब यदि आपको ये नहीं है, तो सबसे बढ़िया है कि अंडा, दूध और केला, ये सबसे बढ़िया है। कि अंडा उबला हुआ, उसके साथ थोड़ा दूध, लेकिन उसमें बोर्नविटा नहीं, उसमें शक्कर नहीं, उसमें आपको डालना है तो सभी जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसको भून के उसका पाउडर करके वो डाल सकते हो आप। लेकिन ये बोर्नविटा वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें सबसे अधिक बढ़िया प्रोटीन्स मिलते हैं। जी 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 वो थोड़ा भून के अच्छा पाउडर करना। जी अंशुमा मैम, आपके क्वेश्चन का सही से सवाल। बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर जयश्री मैम कंटिन्यूसली मतलब आंसर दे रहे हैं हम लोगों के। मैं थोड़ा सा मैम के थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखते हुए उनके ये, तो मैं मैम थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि कंटिन्यूसली आप आंसर दे रहे हो
without having a नहीं break. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम. Okay, okay, ma'am. Okay. I Yes, can yes, talk ma'am. continuously. Exactly. So nice of you, ma'am. Thank you so much. फिर भी हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आंसर सेशन देते हैं. तो एक क्वेश्चन डॉक्टर मृणालिनी मोहोड़ मैम से आया है, डॉक्टर हमारे श्री देवदत्त बार्डे सर के लिए. देवदत्त सर, आप हो ऑनलाइन? यस सर, हरिओम. ओके, ये सर, हरिओम. डॉक्टर मृणालिनी मोहोड़ मैम से एक क्वेश्चन है. उन्होंने पूछा है कि कोरोना काल में मॉर्निंग वॉक को जाना कितना योग्य है? बेशक मॉर्निंग वॉक एक गुड फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, लेकिन कोरोना काल में आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है. जब कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलना है. और मॉर्निंग वॉक से जो हमें फायदे मिलते हैं वो आप घर पे अगर आपको जरूरी है मॉर्निंग वॉक तो आप घर पे सूर्य नमस्कार करके भी वो फायदे प्राप्त कर सकते हो. तो कोरोना काल में जरूरी नहीं है मॉर्निंग वॉक को जाना. आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 12 मंत्रों के साथ, 12 सूर्य नमस्कार या उससे ज्यादा भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अगर आपका इंड्योरेंस अच्छा है तो. बेसिकली आपको कोरोना काल में घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है. घर से तब भी बाहर जाना है जब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो. देवदत्त सर, मतलब मैम का जो क्वेश्चन था उसको ही सब क्वेश्चन बना के मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल में अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर योगा जो मॉर्निंग वॉक है उसका सब्सिडाइज कुछ एक्सरसाइज ऐसा है जो हम लोग घर में कर सकते हैं? सूर्य नमस्कार है, बहुत प्रकार के सूर्य नमस्कार है जो आप कर सकते हैं विद ब्रीदिंग. अष्टांग विन्यासा है, विन्यासा फ्लो है, ये आप कर सकते हैं घर पे, जिसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है. जी सर. हमारे साथ डॉक्टर मोहन सर. यस सर. मोहन सर. यस सर. सर के लिए मेरा एक क्वेश्चन है. प्लीज सर. जी सर, हरिओम. सर प्रणाम. मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल. प्रणाम. ओ सर. सर अभी जो पीठ की जो तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी जो है ना, उसका अगर स्पॉन्डिलिसिस है तो उसके लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है करना? बहुत दर्द होता है तो उनके लिए कौन सा व्यायाम है जो उसकी तकलीफ जल्दी से ठीक हो जाए? पहली बात तो सर मैं बताना चाहूंगा कि स्पॉन्डिलाइसिस आपका कितना सीवियर है उस पर डिपेंड कर सकता है कि आप क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए. दूसरी बात, आप एक्सरसाइज को और योगाभ्यास कितने सालों से कर रहे हैं, मतलब योगासनों का अभ्यास कितने सालों से कर रहे हैं, आप उसमें कितने यूज्ड टू हो गए हैं एक्सरसाइज को, उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि स्पॉन्डिलाइसिस में आप किस हद तक अभ्यास कर सकते हो. और जैसे बताया था फिजिकल फिटनेस में कि आहार और निद्रा और व्यायाम, ये 3 चीजें बहुत मायने रखती है. तो ये 3 चीजों का बैलेंस करके ही, ये 3 चीजें आपको मन में ख्याल में रख के ही आपको उसके हिसाब से एक्टिविटीज करनी चाहिए. और अच्छा होगा कि आप आपका जो योग गुरु होगा या जो आपका जिम ट्रेनर होगा या जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस ट्रेनर को कंसल्ट करके ही आप कुछ स्टेप उठाए. विदाउट गाइडेंस के ना करे तो बेहतर होगा सर. सर कौन सी चीज लेना चाहिए जो संतुलित आहार आप बोलते हैं, तो उसमें कौन सी चीज लेना चाहिए संतुलित आहार? मैडम ने अभी बताया था कि मैडम एक्सपर्ट है आहार में. संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रोटीन उसमें मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि स्पॉन्डिलाइसिस जो है अपने बोन्स और मसल्स जो है पूरी अपनी बॉडी है प्रोटीन और फैटी एसिड से बनी हुई है. तो उसमें प्रोटीन होने चाहिए. छाछ पीने के लिए बोला है मैडम ने, पनीर खाने के लिए बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है मैडम. हाँ. जी ठीक. थैंक यू सर. थैंक यू. दाल खाए जी. प्रोटीन दाल खाने से प्रोटीन ज्यादा इनटेक होगा. हाँ, दाल और उसळ भी चलेगी, उसळ वगैरह. हाँ, लेकिन दोनों टाइम चाहिए, एक ही बार नहीं खाना है. हर समय हमारे आहार में प्रोटीन चाहिए. हमें प्रोटीन की जरूरत जन्म से लेकर मृत्यु तक हर 3-3 घंटे में है. तो किसी न किसी ढंग से, यदि सुबह पोहा खाते हैं तो उसमें मूंगफली डाल सकते हैं, दलिया बनाते तो उसमें मूंग दाल डाल सकते हैं. तो ऐसे अपन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं प्रोटीन से.
मूंगफली चीज हमेशा भून के खानी है, छिलके उतार के, और मूंगफली रोज 1 मुट्ठी खाने हैं शाम को, अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बादाम। उससे हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू सर, कंटिन्यू कीजिए। यस यस सर, थैंक यू सो मच। आपका सवाल बहुत अच्छा था सर। फिर से देवदत्त सर ने उस पर अच्छे से इंफॉर्मेशन भी दी है। मैं अभी एकता मैम हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गई है। डॉक्टर एकता गुप्ता मैम, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका क्वेश्चन रखें, और क्वेश्चन किन्हें पूछना है वो प्लीज क्लियर कीजिएगा। डॉक्टर जयश्री मैम भी हमारे साथ भी जुड़े हैं, देवदत्त सर भी है। एकता मैम। एवरीवन, मैं देवदत्त सर से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग योगा या मेडिटेशन या फिर मून मेडिटेशन किसी पेशेंट को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो रात के खाने के पहले हम प्रेफर करेंगे या फिर रात के भोजन के बाद उन्हें करने के लिए कहेंगे, मून मेडिटेशन या प्राणायाम? ओके, मेडिटेशन और प्राणायाम। मेडिटेशन के बारे में आपको पहले बताता हूँ कि मेडिटेशन जो है वो जैसे मैंने वीडियो में शायद बताया होगा कि करने की चीज नहीं है, वो हो जाता है। तो मेडिटेशन मतलब सिर्फ आप एक जगह पे बैठ के पद्मासन या कोई कोई भी ध्यानात्मक आसन करके आंखें बंद करके होता है, ऐसे ही नहीं होता है। आप आसन करते हो तो भी वो भी एक मेडिटेशन है, ध्यान देके। आप प्राणायाम करते हो तो वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन ही है। तो उसका कोई ऐसे समय होता है ऐसे मैं नहीं कहूँगा। और प्राणायाम का जो अभ्यास है वो आप योगासनों का योगासन का अभ्यास जो करते हैं उसके बाद प्राणायामों का अभ्यास अगर आप करें तो बेहतर होगा। और खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए योगाभ्यास और प्राणायाम। बेस्ट उसके लिए समय जो बताया गया है ग्रंथों के अनुसार वो प्रातः काल का समय बताया गया है, लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है उसके हिसाब से आप शाम के समय में भी योगाभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि प्रातः काल के जैसे ही समय जो जैसा होता है शाम का। यस मैम, सॉरी। अगर से मून मेडिटेशन किसी पेशेंट को या फिर कोई करना चाहे तो मतलब टाइमिंग्स क्या रखेंगे मून मेडिटेशन के लिए? प्रातः काल का भी ठीक हो सकता है और शाम का भी ठीक हो सकता है। आफ्टर डिनर, या मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि डिनर के पहले प्रेफर करेंगे? हाँ हाँ हाँ, पहले पहले। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने सवाल पूछा ऑनलाइन। मैं विनय गेडाम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ। विनय गेडाम सर। जी सर। जी विनय। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? जी जी क्लियर है। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। जयश्री मैडम और देवदत्त सर ने जो आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये शेयर किए हमारे साथ, तो मेरा सवाल दोनों से है। जैसे कि मैं जयश्री मैडम से पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि हर 5 घंटे के बाद 5 घंटे से ज्यादा हमें भूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा हमें बताता है कि कम से कम 8 घंटे हमें 8 घंटे के बाद ही दूसरा भोजन लेना चाहिए। तो ये कैसा है, मतलब कंफ्यूजन है। नहीं, अभी उम्र के साथ है ना, थोड़ा उम्र ज्यादा है तो ये बात सही है, लेकिन फिर भी ज्यादा उम्र में भी एक समय बहुत अधिक नहीं खाना है, तो थोड़ी थोड़ी देर में खाना है। तो इसलिए वो मतलब ऐसे नहीं कि भोजन लेना है, कितनी सारी अलग चीजें हैं वो खा सकते हैं ना। जैसा मैंने कहा है कि हम लोग सत्तू खाते हैं, राजगिरा की लाई, दान की लाई, जो हल्की चीजें वो खा सकते हैं। क्योंकि फिर यदि हमारा पेट बहुत देर तक खाली रहा तो हमारे एसिड्स हम ही को तकलीफ देते हैं। जैसे दोपहर के समय में सबसे अधिक एसिड सीक्रेट होते हैं, तो उस समय यदि हमने अन्न की आहुति नहीं दी तो फिर वही हमारे एसिड्स हमारे लिए तकलीफ दे सकते हैं। तो समय क्या है खाने का वो देखना चाहिए। और उम्र के हिसाब से जैसे जो काम कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी कुछ बीच में थोड़ा सा हल्का सा जो हमारे पारंपरिक खाद्य पदार्थ है वो लेने चाहिए, नाश्ता अवश्य लेना चाहिए। प्रमाण अधिक ना हो, लेकिन मतलब हर प्रकार हो, उसमें अनाज भी हो, दालें भी हो, सब्जी भी हो, फल भी हो, तो उसके अलग अलग हम व्यंजन बना के दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद अपनी जगह है, हमारी थियोरी अपनी जगह है, तो सभी को रिजल्ट्स तो मिलते ही है, बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स अराउंड अस, so different individuals can react differently, but ये एक मतलब आज के तारीख में हमें प्रॉपर जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, इतनी गैप करेंगे तो रोज की एक आध दिन की बात अलग है, दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी।
और जो एनर्जी ऐसे हो कि जो हमें काफी देर तक काम करने को हेल्प करे। तो इसलिए ये इसका खाने का ये प्रयोग, एक समय अधिक नहीं खाना है। जी मैडम, जी मैडम, और थैंक यू दूसरा सो क्वेश्चन मच। मेरा देवदत्त सर से था सर। हाँ विनय जी पूछिए ना, पूछिए। हाँ सर जी, आपने देवदत्त सर आपने वो हठव क्रिया की जो 6 विधियां बताई, धौती, नवली, त्राटक, कपालभाति और बस्ती, और सर उससे जरा विस्तार से विश्लेषण कीजिएगा सर, बेहतर। जो 6 षट कर्म बताए गए हैं हठ योग में और हिरण्य संहिता में भी उसका उल्लेख किया गया है, जो है नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और बस्ती। तो ये जो बताई गई है, तो नेति में भी उन्होंने कहा है कि अपनी नस्त्रिका है उसके भी प्रकार बताया है कि जल कपालभाति आप कर सकते हैं, नेति कर सकते हैं सूत्र नेति के साथ। तो ये जो सारी क्रियाएं बताई गई हैं, धौती में दंत धौती बताया गया है, कर्ण धौती बताया गया मतलब कान को साफ करना। जो ऐसे सब बताए गए हैं उनकी वजह से आपको शरीर के अंतर्गत और बहिर्गत भी स्वच्छता होती है। कफ या कोई भी एसिड्स रहते हैं वो अपने जठर से और अपने जो विंड पाइप में जो फंसे हुए रहते हैं वो बाहर आते हैं। वस्त्र धोती करने से दंड धोती है और वमन धोती भी है। वमन धोती के भी 2 प्रकार बताया गया है, गुंजर और गुंजन धोती बताई गई है, जिसमें आपको गुनगुना पानी पीना पड़ता है और वो उसको वापस बाहर निकालना पड़ता है, उसको वमन धोती कहते हैं। आप स्पेसिफिक बताएंगे आप कि आपको क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में? हेलो सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। बस इसी बारे में जानना था, इस 6 प्रक्रिया। ठीक ठीक विनय जी थैंक यू सो मच। हमारे साथ में अभी ज्योत्सना मैम जुड़े हैं, ज्योत्सना मटकर मैम। ज्योत्सना मैम तुम्हाला आवाज येतोय? ज्योत्सना मैम आपका सवाल रखिए, आपका सवाल। मैम ने बताया कि एसिडिटी पर हम दाल खा सकते हैं, तो एसिडिटी खाने पर दाल से एसिडिटी बढ़ गई तो क्या करेंगे सर? अच्छा जयश्री मैम आपसे क्वेश्चन। मैंने तो उपाय बताया है कि एक तो लौकी का रस भी अच्छा रहता है, और दाल बंद नहीं करनी है, लेकिन कौन सा दाल का प्रकार, जैसे मूंग और मसूर चलेगी, बाकी से थोड़ा तकलीफ हो सकती है जिनको ऑलरेडी है। फिर धीरे धीरे ये ठीक होने से फिर आप दाल खा सकते हैं। लेकिन जो ये द्विदल है, जो राजमा वगैरह जैसे, इससे निश्चित रूप से तकलीफ होती है। और जैसा मैंने बताया कि एसिडिटी होती है तो वही आलू का रस, कच्चे आलू का रस थोड़ा आधी कटोरी पीने से काफी फायदा होता है, बहुत जल्दी फायदा होता है। और लौकी का रस जी। लेकिन लौकी कड़वी ना हो, ये बहुत बहुत ध्यान देना है। बाकी लौकी बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका सवाल है। वाईके मावड़े हमारे साथ जुड़े हैं। मावड़े जी आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन मैडम से है। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी ये अगर नॉनवेज या कुछ मसाले वाला रात के समय खाते हैं तो उससे एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के साथ जब गैस निकलती है तो वो बदबूदार होती है। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज और क्या डाइट होनी चाहिए, या क्या परहेज करनी चाहिए? एक तो रात का खाना कभी भी हेवी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। हाँ। और नॉनवेज तो हम पहले से ही हम मांसाहार निषिद्ध मानते हैं, लेकिन कभी कभार लेने से ठीक है। रोज रात में लेंगे और तुरंत सोएंगे तो उससे ऐसा ही होगा। तो खाने के बाद एक 15-20 मिनट हल्का टहलना है। और आहार में जब बहुत तेल मतलब रहता ही है, नॉनवेज में तेल अधिक रहता है, मसाले अधिक रहते हैं, तो उसके डाइजेशन की समय बहुत अधिक है। अपने खाद्य पदार्थों का एक डाइजेशन टाइम रहता है। जो हम अनाज वगैरह खाते हैं इसका टाइम कितना है, तो सबसे अधिक टाइम नॉनवेज को लगता है। और इसीलिए फिर वो पेट में ही ज्यादा देर रहता है, और फिर उससे तक वही होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, जल्दी नीचे नहीं जाता है। ये सबसे तो रात के समय नॉनवेज कम खाए, और फिर खाना ही है तो थोड़ा खाने में और सोने में अंतर हो। रात का खाना 9 बजे तक होना अच्छी बात रहती है। और नॉनवेज खाने से ये तो होगा ही होगा,
तो हम तो कहते हैं कि नॉनवेज लिमिटेड रखें, और वो भी दिन में रखिए। रात को सादा खाना खाए तो नींद भी अच्छी आएगी, अदरवाइज इट विल बी ए प्रॉब्लम डेफिनेटली। ठीक मैम, ठीक। मावड़े सर, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आपका क्वेश्चन भी एक कॉमन था जो ह्यूमन बीइंग को मतलब मेडिकल हेल्थ इशू से रिलेटेड है, फिर भी मैम ने बहुत अच्छे से इसको आंसर किया है आपको। राकेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राकेश कुमार जी। राकेश जी, आपका सवाल रखिए। हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम मैडम। मेरे मैडम से 2-3 प्रश्न हैं जो सबके लिए यूजफुल है। पहला तो जैसे कि नेचुरोपैथ में माना जाता है कि बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फल में वैसे कौन कौन से फल हैं? जैसे आपने बोला कि नींबू अल्कलाइन के ही अंतर्गत आता है, तो और दूसरे वैसे कौन कौन से खट्टे फल हैं जो सारे ये अल्कलाइन के अंतर्गत आते हैं? पहला नंबर ये। और दूसरा नंबर दूध के बारे में मेरा क्वेश्चन है, तो मैडम पहले ये बता देना। हाँ, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि हमें हमारा आहार अल्कली प्रोड्यूसिंग होना चाहिए। हाँ, अल्कल है मतलब 2/3 ऐसे खाद्य पदार्थ हो कि जो अल्कली प्रोड्यूसिंग और 1/3 एसिड प्रोड्यूसिंग, क्योंकि हमारा खून जो है स्लाइटली अल्कलाइन है। तो सभी सब्जियां, सभी फल, ये सारे अल्कली प्रोड्यूसिंग है। स्प्राउट्स जो होते हैं, सभी फल अल्कली प्रोड्यूसिंग है। और जो स्प्राउट्स होते हैं वो भी अल्कली प्रोड्यूसिंग है। फिर दही भी, खट्टा दही नहीं, जो अधमूरा दही रहता है 4 घंटे में जमाया हुआ, वो भी अल्कली प्रोड्यूसिंग है। तो ये सब चीजें मतलब सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ, अंकुरित, और ये सब चीजें 2/3 होनी चाहिए। और बाकी नॉनवेज तो एसिड प्रोड्यूसिंग है ही, लेकिन दालें अधिक खाना, दाल की बहुत आवश्यकता है, बंद नहीं करना है, लेकिन बहुत ज्यादा दाल, चना दाल, उड़द दाल अधिक खाने से उससे एसिडिटी बढ़ती है। इवन जो अनाज है वो भी एसिड प्रोड्यूसिंग ही है, लेकिन वो खाना तो है ही। तो अधिक मात्रा, सभी सब्जियां, सभी फल, सभी अंकुरित, और मतलब ये ऐसा वाला दही, जवार, बाजरा, सभी मिलेट्स आप जानते होंगे ना। मिलेट्स यानी उसमें बाजरा है, रागी है, फिर कोदू, कुटकी, सावा, ये सब उसमें मिलेट्स में आते हैं। ये सब अल्कली प्रोड्यूसिंग है। तो अच्छा, ये आते, हाँ, सुना होगा आपने कोदू, कुटकी, सावा। ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह भी। हाँ, मक्का भी थोड़ा बहुत। मक्के में बहुत कुछ ज्यादा पोषक तत्व नहीं है, जो गेहूं में है, जवार में है, बाजरे में है, चावल में उतने नहीं है। लेकिन वी हैव टू ईट एवरीथिंग, देयर शुड बी वैरायटी, तभी हमको कई सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे। और वो भी मौसम के अनुसार ही खाना है। ये नहीं कि भाई अभी टाइम बे टाइम, मतलब गर्मियों में एप्पल खा रहे और सर्दी में आम खा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, बहुत आवश्यक है। अच्छा मैम, कुछ विद्वानों का कुछ मानना है जैसे कि कच्ची जो चीजें होती हैं, जैसे कच्चे सलाद हो गया, उसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए गैस वाले पेशेंट को। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। चबा चबा के नहीं खाते हैं, या कभी बहुत जो ओल्ड लोग हैं, दांत नहीं होने से उन्होंने खाने से तकलीफ हो सकती है, तो उन्होंने घिस के खाना चाहिए, इससे ऐसे गैस नहीं होती है। लेकिन कैंसर वगैरह पेशेंट्स ने ना ये ऐसा कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह जो कुछ रहने की संभावना रहती है। इसलिए उनके लिए सिर्फ हम बोलते हैं कि कच्चा मत खाओ। बाकी हमने प्रतिदिन कुछ ना कुछ कच्चा अवश्य खाना है। जिन खाद्य पदार्थों में जीवन है वो हमारे जीवन को जीवन देते हैं, ये सीधी वो प्राणवान भोजन है। अच्छा, दूध के बारे में मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं, जिस पर एक साइंटिस्ट भी हैं, उनका मैंने सुना था खादर बल्ली, जो वो दूध के बारे में काफी ये ऐसा शब्द बोल रहे थे कि जैसे दूध में कि दूध हार्मफुल है, दूध से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। दूध लेना चाहिए, और दूध से भी बेहतर है दही और छाछ, सबसे बेहतर है छाछ। लेकिन सुबह छाछ, दोपहर को दही, और रात को दूध लेना चाहिए। वो एक्चुअली दूध में यदि हम शक्कर डालते हैं तो वो एसिडिक बन जाता है। शक्कर भी एसिड प्रोड्यूसिंग है, शक्कर इज एसिड प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट इज एसिड प्रोड्यूसिंग, तो इसलिए अधिक सॉल्ट नहीं लेना है। अच्छा मैम, मगर दूध का ऐसा कोई विकल्प है कि नहीं जो बिना दूध का लाभ दे?
कोई सब्स्टिट्यूट दूसरा चीज? हाँ, तो वही मैंने कहा कि कैल्शियम उसी से मिलता है। कैल्शियम बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में 3-1 किलो मिनरल्स है और उसमें से सबसे अधिक मिनरल्स यानी कैल्शियम है। तो ये कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है, रागी से प्राप्त होता है, और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे तिल है, खसखस है, ऐसे इसमें से थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। और जिसमें होता भी है तो वो फाइटेट के रूप में नष्ट होता है। तो बहुत जरूरी होता है कि एक तो जितना हम एक्टिव रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगासन करेंगे, तो हमारा जो कैल्शियम ऑलरेडी है वो रीयूटिलाइज होता है। और इसीलिए हमने कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब चूना जो रहता है, खाने के बाद पान खाना बहुत अच्छी बात है, तो चूना भी जो है चावल में पकाते समय डालें। लेकिन तंबाकू, पान मसाला और ठंडाई, ये तीनों चीजें बहुत नुकसान वाली है। तो उसमें हम चूना डालते हैं तो वो फिर पहले जमाने में हम अनाज जो है चूना की सूखा चूना अनाज में डाल के रखते थे ताकि वो साल भर टिके, इसलिए तो ये चूने का इस्तेमाल करें और कुछ नहीं कर सकते, रागी का इस्तेमाल करें। तो मैडम जो आपने बताया कि उसमें खाने में थोड़ा सा चूना कच्चा डाल लेना है, तो वो नुकसान नहीं करेगा? सुनते हैं कि वो चूना डालने से बिल्कुल नहीं। कौन बताता है आपको या ऐसा गलत? उससे नहीं होगा, लेकिन वो सॉफ्ट वाला चाहिए, कड़क वाला नहीं डालना। जो फुलाया हुआ जो खैनी में खाते हैं, हाँ, जो डब्बी मिलती है चूने की, जो पान में लगा के खाते हैं, वही चूना। अच्छा। और खाने के बाद पान खाना अच्छी बात रहती है। थैंक यू मैम। जी राकेश जी, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत सारे जो पॉइंट्स थे ह्यूमन हेल्थ के रिलेटेड में, वो मैम ने भी जिस सटीक से मतलब जिस तरीके से आपने पूछा उसी तरीके से मैम ने बहुत अच्छे से उसको जवाब दिया है। हम लोगों को भी बहुत बेनिफिशियल है। मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ लाइव जो है रेज हैंड किया है विनीता मैम ने किया है। विनीता मैम। हाँ विनीता मैम। जी विनीता मैम, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। जी मैं मैम से सवाल पूछना चाहती हूँ। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीसीओडी जो प्रॉब्लम है जो आजकल की जनरेशन में ज्यादा है, तो लड़कियों को होता है, बहुत ज्यादा है। उनके लिए कैसा डाइट नहीं, वही है कि बैलेंस डाइट लेना है। हाँ, बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। ये क्या होता है कि प्रोटीन की कमी रहती है। लड़कियों को सबसे अधिक कैल्शियम, प्रोटीन और लौह तत्व की जरूरत रहती है ना। हर महीने में जो नुकसान होते रहता है तो वो भर नहीं निकलता, इसलिए फिर ये ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इनके आहार में पहले से ही भरपूर दाल होना चाहिए। मतलब पहले से ही, बचपन से ही दाल, दूध, दही, छाछ, हरी सब्जी, ये सब आजकल कोई खाता ही नहीं है, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो उनको भी पूरा, जैसे रोटी सब्जी का टिफिन नहीं देना है, उसमें दाल होना चाहिए, उसमें चूना होना चाहिए, या रोटी जो है दूध में ही गूंद ले आटा, या दूध पाउडर का इस्तेमाल करे, पनीर का इस्तेमाल करे, तो ये सब मिल जाता है। तो इससे धीरे धीरे कोई है कि उनके नॉर्मल भी हो जाते हैं, कोई और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट बता सकते हैं, तो वो देखना चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, बैलेंस डाइट इज द कीवर्ड। वो पहले चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसमें सफेद चीजें नहीं चाहिए। हाँ जी कहिए। मैम, ऐसे तो एलोपैथी में ये पीसीओडी के लिए मतलब कोई मेडिसिन नहीं है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस के मतलब हाँ, नहीं देते हैं ना मेडिसिन, हार्मोन से देते हैं। हार्मोन सब के लिए मेडिसिन है, लेकिन यू कैन ओनली कंट्रोल, यू कैन नॉट क्योर इट। और जो भी मेडिसिन लेना है वो लगातार रेगुलर लेना है, उसको ब्रेक करके या विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस ऐसे नहीं लेना है। और उसके साथ साथ बैलेंस डाइट हो तो धीरे धीरे कुछ फर्क ला सकते हैं। जी मैम, थैंक यू विनीता मैम। हाँ थैंक यू विनीता मैम, आपने क्वेश्चन पूछा। ज्योति राठौड़ मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हरिओम मैडम। हरिओम। मेरे नानी जी को सीवियर एनीमिया है, उनकी उम्र 65 साल है, और हेमोग्लोबिन का उनको हमेशा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा। तो
उनका हेमोग्लोबिन 4.5 है, तो वो बढ़ाने के लिए क्या डाइट लेना? माय गॉड, तो वो रोज खाना खाती है पूरा? हाँ, खाना खाती है बट थोड़ा सा खाती है, ज्यादा नहीं खाती है, आधी रोटी खाती है। हाँ, फिर कैसे बढ़ेगा? रोटी के साथ दाल होती है? हाँ, दाल रोटी खाता है। हाँ, सब्जी नहीं रहती? सब्जी बहुत कम खाती है फिर भी ऐसा, और कैसे थकान हो बढ़ेगा? जाती है। हाँ, तो खाना ही नहीं है तो कैसे होगा? तो उनके आहार में दाल सब्जी, जैसा प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी है बड़ों ने, तो उसमें से हरी सब्जी 100-125 ग्राम, और उसके साथ नींबू होना चाहिए। जब तक नींबू नहीं है आहार में तो उसका लौह तत्व शरीर में शोषित नहीं होता। तो भरपूर नींबू चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसमें नींबू डालिए, नींबू शहद पानी पिलाइए, नाश्ते में कुछ दीजिए। और आपको मालूम है रागी जो मैं कह रही हूँ, जिसको नाचनी भी बोलते हैं, तो उसको आटे में, आप कहाँ रहते हो? दारवा, यवतमाल। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपको मालूम होगा ये रागी क्या है, नाचनी क्या है। तो वो आटे आटे में थोड़ा काला चना डालिए, आटे में थोड़ा सा नाचनी डाल के आटा बनाइए, और उनके जैसा आटा मैंने बताया वो दूध में गूंदिए, और आटे में दूध पाउडर डालिए, वो भी मिलती है। और हीमोग्लोबिन इतना कम है तो उससे कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आ सकती है। और आपको मालूम है हालो क्या होता है? अळीव, अळीव मराठीमध्ये अळीव म्हणतात, माहितीये? गर्भवती डिलिव्हरी नंतर देतात, मालूम है? हाँ, डिलीवरी के बाद जो देते हैं ना, उसको हळीव बोलते हैं या हालो बोलते हैं। तो उसकी खीर यदि थोड़ा पानी में भिगाना है और फिर बाद में दूध में उबालना है, और उससे बिल्कुल 15 दिन में ये बढ़ता ही है। और आहार में वही है कि यदि विटामिन सी नहीं है, दाल नहीं है, दूध दही छाछ दीजिए, छाछ पी सकते हैं तो। और शक्कर नहीं देना है, शक्कर नहीं, मैदे ब्रेड बिस्किट खाते होंगे फिर। हाँ, वो बिस्किट सबसे, खाते ही है, मना किया फिर भी बिस्किट जा रहे। क्योंकि वो मुंह में रख के पिघल जाते हैं। वैसा हाँ। नहीं देना है, कुछ चीजें बना के दो, उपमा वगैरह दो। और हरा धनिया, हरे धनिया की चटनी दो, करी पत्ता डालो, पुदीने की चटनी दो, तभी ये सब होगा ना। पुदीने की चटनी अभी तो बना सकते हैं, हरा धनिया की चटनी बना सकते हैं। तो ये दोनों तीनों टाइम थोड़ी थोड़ी देर में, एक टाइम एक ही आधी रोटी खाते हैं, तो 2-2 घंटे में 2 खाने में। भूख से ही भूख लगेगी ना, जितना आप उपवास करेंगे उतना फूल भूख नष्ट जाती है, होगी। सुबह उनको प्रॉब्लम होता है, सांस फूल जाती है। हाँ, तो ये हीमोग्लोबिन कम है इसीलिए सांस फूलती है। अच्छा। हाँ, फिर संडास भी ठीक से नहीं होती होगी, इतना सा खाते हुए वो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो भरपूर उनको नींबू पानी पिलाइए। हाँ, सब्जी का सूप दीजिए, सारी सब्जियों को उबाल के उसका सूप दीजिए, और मैडम नींबू डाल के देना है। हाँ, तो सुना है कि जब दवाई चालू रहती है तो नींबू नहीं लेना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये गलत बताया। नींबू तो अभी कोरोना के दिनों में विटामिन सी बहुत जरूरी है। अभी ये विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन्स, कैल्शियम, यही हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। और आगे चल के हमारा सिर्फ यही काम है कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति हम कैसे मजबूत रखें, क्योंकि पता नहीं और कौन से वायरस आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं जानते। सिर्फ यही 2 चीजें हमें पार करेगी, योगा प्राणायाम और हमारा संतुलित सात्विक शुद्ध पवित्र आहार। ठीक है ना? तो ये ऐसा गलत इधर उधर से मत सुनिए। और एक पैरालिसिस के लिए क्या आहार लेना चाहिए? अभी पैरालिसिस में उनका डाइजेशन अफेक्ट हो गया होगा, तो कैसे देते हैं? मुंह से खा रहे क्या? हाँ, खाते हैं। तो वही कम खाते होंगे फिर। तो हाँ। या तो नाक से नली डालिए, फिर वो नली से अपन दे सकते हैं अच्छा सारे पाउडर्स। क्योंकि खाना गल्प करने में तकलीफ होती है, तो बहुत कम खाते हैं ऐसे लोग।
तो इनको भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। प्लान करके रखो कि अभी हम क्या देंगे, पूरे उनका दिन भर का प्लानिंग रखो, लिख के रखो क्या क्या दे सकते हैं। और यदि कभी नागपुर आते हैं तो मिलो आप हमसे, हम लिख के देंगे पूरा। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, कुछ भी ऐसे अपन हम सब खा रहे वैसे नहीं चलता है, थोड़ा स्पेशल अटेंशन इज रिक्वायर्ड और दैट इज नॉट डिफिकल्ट। प्लानिंग कर सकते हैं, उसके अनुसार दे सकते हैं। प्राणायाम योगासन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, वो बताएंगे आपके एक्सपर्ट। ज्योति मैम, हाँ जय सेवालाल मैम, जय सेवालाल। जय सेवालाल। જ્યોતિ મેમ, તમને સબીન એ તમારા જે ક્વેશ્ચન રહ્યો આસન મળતું હોય આપણે જયશ્રી મેમે કન્સલ્ટન્સી લેતે આવતો તો તમને વેરીફાઈ કરना तर नागपुर અંદર તમને જાતે આવીને ઓનું એડ્રેસ માં દે દઉં તમને, તમારો જે નંબર છે वो पर मैडम મેં કોન્ટેક્ટ નંબર એડ્રેસ માં દઉં છું તમને। જે જતરાઈ તમારો શેડ્યુલ છે જતરાઈ પ્રોબ્લેમ પેલી ઓનું વિચારતે આવતા આપણે આપ ये प्लेटफॉर्म में ते ओનું તો ઓળખી વેગી આપણી કોની કે। हाँ थँक यू सो मच ज्योति। कोणती भाषा आहे ही? मॅडम ही बंजारा भाषा आहे, ही बंजारा भाषा आहे आणि मला म्हणजे मी वयाच्या 7व्या वर्षापासून ही भाषा बोलतो, त्यामुळे मला असं वाटलंय का आपुलकीने ज्योती त्या भाषेत। अच्छा मी काय बोललो हे सांगतो म्हणजे असं नको व्हायला। व्हेरी गुड। येस मॅम, मी ज्योती मॅमला म्हटलं कळलं मला, ते भाषा तर कळली। मी कधी पण जाऊ शकता नागपूरला। येस येस येस, एवढं तर समजतं। हो आपलीच भाषा ऍक्च्युअली बंजारा भाषा म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ गुजराती, मारवाडी, हिंदी, मराठी आणि समजायला खूप सोपी भाषा आहे आणि बोलायला। वसंतराव नाईक तिथले होते ना? येस मॅम, येस येस, वसंतराव नाईक साहेबांचं का? हो हो मॅडम, आपण शेवटचे 1 किंवा 2 प्रश्न घेऊया आणि अनिता तिवारी मॅम कडनं प्रश्न घेऊ। अनिता तिवारी। ओम सर। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, मैम से और सर से दोनों से एक क्वेश्चन है सर। समय को ध्यान रखते हुए आप लोग का अरेंजमेंट बहुत अच्छा, और हर क्वेश्चन का आंसर एक दूसरा करता है, उसी में सारा डाउट क्लियर हो जाता है सर। मैम से मेरी एक क्वेश्चन थी सर कि हम ये कोलेस्ट्रॉल में बोलता है कि जो है आप प्रोटीन नहीं खाइए, फिर दाल वगैरह हम कैसे कोलेस्ट्रॉल में खा सकते हैं? अरे बाप रे, ये कितनी गलत आपकी फहमी है। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल प्रोटीन से ही प्राप्त होता है, नॉनवेज से। हाँ हेलो, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, कोलेस्ट्रॉल वेजिटेरियन फूड में नहीं होता है, लेकिन तली हुई चीजें खाने से होता है। दाल विल बंद नहीं करना है, दाल से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, लेकिन तली हुई चीजें खाने से बढ़ेगा। फिर बहुत ज्यादा मलाई वगैरह नहीं खाना है, ये रेडीमेड बटर, रेडीमेड चीज, ये सब नहीं खाना है। शक्कर से भी बढ़ता है, शक्कर से ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल नॉनवेज से बढ़ता है, और अंडे भी हफ्ते में 3 खा सकते हैं, कोई उससे नुकसान नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ये कोई विलन नहीं है। हमारे शरीर में 80% कोलेस्ट्रॉल बनता है, 20% हम डाइट से लेते हैं। तो थोड़ा हमने घी भी खाना ही है प्रतिदिन। गाय का 1 चम्मच घी हर व्यक्ति ने खाना है, बच्चे को 2 चम्मच देना चाहिए, लेकिन हम सब ने खाना है। बहुत जरूरी है घी खाना भी। अगर गाय का अवेलेबल नहीं दाल हो, वाल से गाय का घी अगर अवेलेबल ना हो पाए, क्यों नहीं अवेलेबल? सब मिलता है, पतंजलि का मिलता है, सब मिलता है, क्यों नहीं मिलता? अच्छा, ओके। या तो गाय का दूध लेके घर में बनाइए, भरपूर छाछ लीजिए, छाछ में मेथी दाना खाइए रोज। मेथी दाने को भी अंकुरित करके खा सकते हो, कोलेस्ट्रॉल उससे कम हो जाता है। मैंने पहले ही बताया कि छाछ में मेथी दाने की पाउडर और लहसुन की 2-3 कलियां क्रश करके डाल के वो रोज लेना चाहिए, 1 कटोरा 2 बार, उससे भी कम होता है। वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, गलत धारणा है। जी जी जी, ओके, थैंक यू मैम। सर से मेरा खाना है, नींबू से कम होता है जी कोलेस्ट्रॉल, कम होता है। और फलों, हाँ, और फलों के छिलके भी के साथ खाना है तो कोलेस्ट्रॉल घटता है। सभी चीजें छिलकों के साथ खानी है, केवल बादाम और मूंगफली छिलके निकाल के खाना है। जी मैम, आपकी एक कभी क्वेश्चन किसी ने किया था, आपने बताया कि बादाम जो है मूंगफली सेक के ही खाएं, क्या कच्चा नहीं खाना है? नहीं, बादाम भिगो के खाए,
और मूंगफली सेक के ही खाए, छिलका उतार के। जी जी लेकिन अभी जो मूंगफली मिलती है, जो हम गीली वाली, जिसको हम उबाल के खाते हैं, जी जी वो तो चलता है। उबाल के वो जो फल्ली मिलती है ना, मूंगफली की जी फल्ली, जी जी अभी इन दिनों में शकरकंद वगैरह भी खाना है। ये सब अच्छी चीजें हैं, बच्चों को इसकी आदत डालिए। अच्छा, छोटे बच्चे का में मगर ग्रोथ नहीं बढ़ता हो, खाना वाना डाइट वगैरह तो सब देते हैं, ग्रोथ नहीं उसके डेवलप आहार करता हो, में उसके लिए क्या एक तो उसको भी वो खेलता कूद, खेल में है क्या, खेलना चाहिए भरपूर, और आहार में भरपूर दाल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, और शक्कर, मैदा, ब्रेड, बिस्किट बिल्कुल नहीं, चॉकलेट नहीं, कैडबरी नहीं, ये सब नहीं देना है। और उस कितने कितने उम्र का और कितना वजन है? 13.5 की है और 28 kg है। अरे बाप रे, बहुत ही कम है। मैदा मतलब वैदा तो बहुत देते बहुत नहीं कम है। और मतलब 2 बार पूरा दाल विल देते हो ना? हाँ, दाल में क्या देते हैं, देते हो? टिफिन दाल में क्या वगैरह भी देते हैं? टिफिन में जो नाश्ता है देते कि पराठा, नहीं? हाँ रोटी वोटी देते हैं, कच्चा मूंग वगैरह भी देते हैं, स्प्राउट वगैरह देते हैं, लेकिन कहीं न टिफिन कहीं में? लगता है नहीं, घर पे ही अभी तो तो बंद है टिफिन बिल्कुल। में वही आटा दूध में गूंदना है, सब्जी में दाल होना चाहिए, दाल डाल के सब्जी हाँ बनाओ, खाली दाल सब्जी देते हैं। रोटी नहीं देना है। नहीं और नहीं शाम को जैसे घर आते हैं तो उनको चिड़वा बना के दो, मूंगफली, गुड़, मुरमुरा ऐसे दो। हाँ, मूंगफली और काला चना, भूंजा चना और गुड़ ऐसा भी दे सकते हैं मुरमुरे के साथ। शाम को अवश्य देना है, और रात को भी पूरा भोजन देना है, आधा भोजन नहीं। तो ये वजन बहुत कम है, तो बहुत अभी दिखाओ आप डॉक्टर को, क्योंकि लड़की है ना। हाँ, तो लड़की का इस उम्र में वजन बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी नहीं बढ़ेगा तो उसका बाकी भी ग्रोथ नहीं होगा, यूट्रस वगैरह का ग्रोथ भी नहीं होगा। आप हाँ ज्यादा केयरफुल रहिए, जी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ। जी, कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली में? जी जी। अच्छा, तो मैं कैसे बोलूं यहाँ। लेकिन जब भी नागपुर आना हुआ ये तो जरूर जयश्री मैम से मिलिए। ये चिंता वाली बात है, आप बहुत केयरफुल रहिए, आगे चल के मुश्किल होगी बेटी को। जी अनीता मैम, पतंजलि में ही दिखा लें? हाँ सर। हाँ दिखाइए, लेकिन वही डाइट नहीं बताएंगे, वो सिर्फ दवा देंगे। उनको 2 बार दाल विल दो, 2-3 बार दूध दो, 1 पाव दूध पूरे दिन भर में, सब्जी 1 पाव पूरे दिन भर में, रोज गाजर खिलाओ, नींबू खिलाओ, दाल 2-3 कटोरी खिलाओ। सुबह नाश्ते में अंडा खाती है? नहीं नहीं, वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं। हाँ, तो नाश्ते में कुछ दलिया विलिया खिलाओ, जिसमें मूंग दाल डालेंगे। जी जी। 3-4 बार दाल मिलनी चाहिए। ओके मैम। और दूध 1 पाव पूरे दिन भर में, दूध दही छाछ कुछ। ओके। और उसको खेल कूद में कुछ है कि नहीं, खेलती? हाँ हाँ, एक्टिविटी करती है, अभी नहीं कर रही है। हाँ, क्यों करना चाहिए? अभी बाहर नहीं भेजते। घर में खेलने को बोलो ना, घर में करेगी। हाँ। और वो जो रस्सी ये नहीं करना है, कूदना है, रस्सी नहीं कूदना, वो नहीं कूदना। सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलो, सबसे बढ़िया। अनीता मैम। ओके मैम, थैंक यू जी सर। आपको सब हाँ जवाब मिल गए पूरे अनीता मैम? जी जी, एकदम एकदम सर। आर यू सेटिस्फाइड? ओके, हाँ एकदम सेटिस्फाइड Yes, सर। सर से एक क्वेश्चन थी सर। सर इनको फोन नंबर भी आप दे सकते हैं, मेरा फोन नंबर, और मुझे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, जयश्री मैम, हम लोग ऐसा करेंगे विद योर काइंड परमिशन, हमारे जो अभी ग्रुप में सब लोग जुड़े हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, उनको अगर आपसे कुछ कंसल्ट करना हो तो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस हम लोग उनको पोस्ट अवेलेबल करा देंगे। मोबाइल ही दीजिए, मोबाइल। जी चलेगा मैम। यस सर। मोबाइल आपके पास है? मैडम के पास है? हाँ मैं दे दूंगा तो ग्रुप में दे। ठीक है पवन सर, आप मुझे नंबर में दिला देना। ओके सर। सर से एक क्वेश्चन थी सर। पूछिए ना। देवदत्त सर है हमारे साथ। हाँ सर, अब ये जो कुंजल क्रिया सर बता रहे थे। हाँ जी। हेलो। हाँ, मैं काफी टाइम से सर योग से जुड़ी हुई हूँ, और जिस टाइम हम लोग योग क्लास वगैरह में थे, उस टाइम कुंजल क्रिया में हम लोगों को एसिडिटी के लिए भी बताता था, और ऐसे नॉर्मली 15 डेज में
बोलते थे कि आप अब कर सकते हो। क्या ये सही है सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप हफ्ते में भी कर सकते हो और 15 डेज ज्यादा आइडियल माना जाता है कि आप 15 डेज में मतलब पूरे महीने में 2 बार होना चाहिए, मतलब 15 डेज जी के जी। बाद आप एक बार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो फैमिली में सबको करा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी, मैं जल नेति तो काफी टाइम से करती हूँ सर, लेकिन ये लोग को कराने में हमको डर लगता है। क्या वो घर पे ये लोग को करा सकते हैं जल नेति? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप को नॉलेज है उस चीज का, देखिए शुद्धि क्रिया प्राणायाम और आसनों का जो अभ्यास है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही, गुरु के साथ ही जी जी। करना चाहिए। अगर आप योगाभ्यास कर रही है, आपको अनुभव है, तो बिल्कुल आप सिखा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं नहीं, है। योगा लेकिन अभ्यास तो जो करते उसकी हैं सर, वो सिखाते हैं योगा अभ्यास, हम सबको क्लास भी चलाते हैं। हम खास करके नैति में पर्सनली अपना ही करते हैं सर, हम किसी को जल्दी कराने का कभी ऐसा नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ा हाँ, तो डर आपको लग रहा अगर है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो परिचय में है आपके, जो गुरु है जो सिखा सकते हैं, उनके मार्गदर्शन के साथ आप सिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। क्योंकि बहुत बार अगर जल नीति गलत की तो फिर हाँ आपको ओके जुकाम ओके। जाने से बचे हो सकता है, हाँ 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 हाँ। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में किसी थर्ड पर्सन कोई अपना भी होता है, जलनेती के टाइम में सांस का भी थोड़ा सा ही ऊपर नीचे होता है तो पानी ऊपर चला हाँ हाँ जाता है, इसी डर बिल्कुल से सर हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल कराते हैं किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके जी जानकारी जी में, उसका गाइडेंस लीजिए आप, जी। जो तो भी एक आपके क्वेश्चन पास था होगा। सर कि मैं काफी टाइम बीच में 2-3 साल मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, ओके। उसके बाद कुछ टाइम मैंने 6 मंथ या 1 ईयर के आसपास अपना योगा अभ्यास थोड़ा सा कम कर दिया था, फिर मैं बाद में करने लगी सर, अभी भी करती हूँ। ऐसा रेयर केस कभी कभी कोई सडनली हमको स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम होता है, लेकिन डॉक्टर का एडवाइस किसी का मेरे पास ये नहीं है कि आपको एक बार स्लिप डिस्क हुआ था तो आप सारा आसन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 4L साइज में था सर स्लिप डिस्क। तो आपका क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन यही है कि हमको काफी टाइम पहले 4L साइज में स्लिप डिस्क था, क्या अभी हम टोटल योगा अभ्यास कर सकते हैं? हाँ, तो कर सकते हैं। वो आप क्या अनुभव ले रही है उस पर डिपेंड करता है। बेशक आप डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट कीजिए, वो उनका क्या कहना है, क्योंकि आपका स्लिप डिस्क कितना सीवियर है उस पर डिपेंड करता है कि आप योगाभ्यास कर सकते हैं कि नहीं। आप बता रही है कि आप योगाभ्यास कंटिन्यू कर रही है, आपको कोई प्रॉब्लम जी नहीं जी है, तो नहीं। जानिए खुद का शरीर। अगर खुद ही जानते हैं हम कि क्या तकलीफ हो रही है, ओके क्या ओके प्रॉब्लम आ रही है, जी क्या जी। नहीं आ रही है, तो उसके हिसाब से आप कीजिए। और कभी कभी भस्त्रिका प्राणायाम, जबकि इतना टाइम हो गया सर, कभी कभी भस्त्रिका प्राणायाम करने के टाइम में हमारा सर कभी कभी लाइट घूमने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ऐसे बहुत बार होता है। आप कितने महीनों से, मतलब कितने सालों से योगा अभ्यास कर रही हैं, उस पर भी ये बात डिपेंड करता है। कभी कभी शुरू में भी आपको प्रॉब्लम नहीं, होता है 8 आपको। इयर्स हो गया सर। ओके ओके, तो वैसे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत बार कैसे होता है, लिमिट होती है अपने ब्रीदिंग की, जी उससे भी जी ज्यादा हम खुद को अगर पुश करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, तो जी जी। तकलीफ हो सकती है। या इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपकी नींद पूरी हुई है कि नहीं, आप खाना ठीक से खा रहे हो कि नहीं, वो ओके। भी मैटर करता है इसमें। उसका भी परिणाम होता है आपके प्राणायाम के अभ्यास पे, प्रणाम योगासनों के पे। अभ्यास पे। या जी जी अनिता जी, तो वो आपको थैंक यू ध्यान सर। देना पड़ेगा। यस हाँ यस थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। मैं तो मतलब एक खुशी की बात ऐसी बताना चाह रहा हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा हमारा सेशन क्लोजर की ओर जा रहा है तो हैंड रेज बढ़ रहे हैं, और हमारे जो चैट बॉक्स में है वो क्वेश्चन 40 से ज़्यादा आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है, मतलब उनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने लिए हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये सेशन बहुत आगे भी और बढ़े ऐसा लग रहा है। और सिर्फ समय की पाबंदी की वजह से, कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग थोड़ा रुकना चाहेंगे। बट खुशी इस बात की है कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन अभी जो दोनों भी अवेलेबल हैं, उन्होंने कितने अच्छे से मतलब सवालों का जवाब दिया है कि एक से ऊपर एक एक क्वेरी आने लगी और लोग उसमें जुड़ के अपने अपने सवाल रख रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को भी खुशी है बीइंग ऑर्गेनाइजर कि हमने सही विषय को चुना है और सही समय चुना है, सही विषय को सही समय चुना है, सही लोगों को चुना है ये इस विषय पे मार्गदर्शन करने के लिए। तो ये सब जुड़ के कल आया हो है सकता पूरा। है क्या? कैन वी यस हैव इट टुमारो? मैम, विल ट्राई टू डू दैट, विल ट्राई टू डू हाँ, दैट बिकॉज कल हमारा आखिरी अभी दिन अभी है। ज्यादा लंबा खींचने से अच्छा है कि कल हम
जी जी मैम, हम लोग कोशिश करते हैं कि कल का हमारा 4th डे है। 4th डे में जैसा हमारा डिस्कशन सेशन भी रहेगा, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको भी, आप भी जुड़ जाइए। देवदत्त सर होंगे, उनको भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे जो कल के गेस्ट हैं, कल हमारा एक ही सेशन होगा, वो भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो शायद कल थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा भी एक्सटेंड हुआ तो कल वैलिडिक्टरी फंक्शन भी है, परसों एग्जाम है पार्टिसिपेंट का। तो अच्छा है मैम, कल अगर हम लोग फिर से जुड़े और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है तो जी मैम बोलिए। करेक्ट। यस मतलब अभी ज्यादा लेट करने से अच्छा है कि यदि हम yes. कल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। हमारे क्वेश्चन जो हमारे पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे पोस्ट किए वो हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं अभी भी, और हो सके तो हम वेबसाइट के पेज पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इन सवालों का जवाब आप लोगों से लेकर हम लोग उनको दें। ये भी एक जरिया है। या तो कल के सेशन में हम लोग फिर से लाइव आएंगे। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पार्टिसिपेंट को इम्पोर्टेंट थी, वो देनी थी मुझे, कि योग जो आसन है उनके कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हमारे डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर शुभांगी रवाड़े मैम के स्टूडेंट ने कुछ किए हैं, रिकॉर्डेड हैं। उन लोगों को हम अवेलेबल वहाँ पे करा के देंगे ऑन वेबसाइट। उसका एक स्पेशल पेज रहेगा जहाँ पर आपको वीडियोस देखने मिलेंगे, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। हम लोग आज रात में उसको अपडेट करके आपके थ्रू, मतलब आपके ग्रुप में कन्वे कर देंगे कि वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी आई एम गोइंग टू वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड सेशन। मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ योगा जो है हमारे शुभांगी मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स हमारे दोनों भी जो रिसोर्स पर्सन है उनके लिए। शुभांगी मैम। हेलो नमस्कार। नमस्कार मैडम। आज के सायंकालीन सत्र में माननीय डॉक्टर पेंडरकर मैडम और देवदत्त भारती, उन्होंने साधकों के मन में उपस्थित सभी प्रश्नों का अत्यंत समाधान पूर्वक निराकरण किया। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। साथ ही प्रतिभागी साधकों ने इस सत्र में चढ़ बढ़कर सहभाग लिया, इसलिए मैं उनका भी हमारे विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इस सत्र के समाप्ति से मैं पेंडारकर मैडम और देवदत्त भारती से विनती करती हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से आपका सहयोग हमें मिलता रहे। मैं हमारी संकाय के संचालक संचालक की परवानगी से इसी कामना के साथ मैं प्रोफेसर शुभांगी रवाड़े मैडम इस सत्र की समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद देवदत्त। धन्यवाद। मैडम थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में अभी जो कोर्सेज शुरू है उसकी जानकारी आपको तो दी होगी, फिर भी संचालक के रूप में मैं थोड़ी आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सत्र तो समापन की घोषणा हमारे रवाड़े मैडम ने तो कर दी है, मगर हमारे विश्वविद्यालय के हमारा जो संकाय है उसमें आजीवन अध्ययन और विस्तार विभाग करके है, माने लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन। जब तक आप जीवित है और आपके इसमें अच्छी जान है तो तब तक आप पढ़ सकते हैं, ऐसा हमारा विभाग है। जी। उसमें यमे काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी करके सब्जेक्ट है। यमे फंक्शनल इंग्लिश करके सब्जेक्ट है। यमे लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन करके एक ही विभाग में ये भी सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। और यमे योगा, ये भी हम अगले साल माने यही आने वाले साल में शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैडम आपकी बहुत हमको आवश्यकता होगी, आपके मार्गदर्शन की जरूर और जरूर, सर की भी आवश्यकता होगी मार्गदर्शन की। तो मैं संकाय का विभाग प्रमुख करके आपसे विनंती दोनों से करता हूं कि आप हमारे जो ये संकाय है इससे जुड़े रहेंगे और हम आपको जब भी जरूरत पड़े तब आपको हम जरूर तकलीफ देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारा इस विश्वविद्यालय के बढ़ोतरी के लिए या
विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का नाम संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय है, गाडगे बाबा के नाम से है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ निश्चित रूप से आपका हमारे मार्गदर्शन रहेगा और इसी विश्वविद्यालय का हम हमारे तरफ से जितना भी हो सके तो नाम ऊंचा करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत अच्छा, तो बहुत एक बार और मैडम, हम हमारे माननीय कुलगुरु डॉक्टर चांदेकर सर, जयपुरकर सर और हमारे रजिस्ट्रार कुल सचिव तुषार देशमुख सर और मेरे ओर से आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू मैडम, थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर। मैं ये सेशन क्लोज करने के पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं हमारे पार्टिसिपेंट को वो मैं थोड़ी देना चाहूंगा। 1 मिनट का समय लूंगा। हाँ, तो परमिशन ऐसा है कि आज का तीसरा दिन है और तीसरा दिन मतलब डे 3 के फिर से एक फीडबैक और क्विज हमने कल रात को ही एक्सेस अवेलेबल करा के दी है वेबसाइट के ऊपर। तो मैं हमारे पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ध्यान से देखिएगा कि आपका डे 1 के दोनों सबमिशन अच्छे से हुए नहीं। मैं बार बार इंस्ट्रक्शन या फिर इंफॉर्मेशन आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ क्योंकि सर्टिफिकेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट से आए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय से ये सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन पे हम लोग थोड़ा फोकस या उसके डायरेक्शन से ही हम लोग चलते हैं। तो पहले दिन के 2 सबमिशन, दूसरे दिन के 2 सबमिशन, तीसरे दिन का मतलब आज के 2 सबमिशन आप कर सकते हो। मतलब कल तक आपको टाइम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जिस दिन का सबमिशन उसी दिन करने की कोशिश करें। सबमिशन के लिए 5 से 7 मिनट का समय लगता है सिर्फ, और इन समय में आप दोनों भी सबमिशन कर सकते हो। और एनरोलमेंट सही से इंसर्ट कीजिएगा। जो भी आप गूगल फॉर्म भरते हो उसमें एनरोलमेंट राइट आपका होना जरूरी है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए सर्टिफिकेशन देने के लिए। मैं और एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग कल सुबह से 11 बजे के बाद एग्जाम का जो परसों जो एग्जाम होने वाला है उसका जो गूगल फॉर्म ओपन होगा उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे हम लोग मांग रहे हैं। फिर से ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मांग रहे हैं। Excuse me, can I leave? Yes ma'am, sure. Please ma'am, please. You can. Thank you. तो परसों जो एग्जाम होने वाला है उसका एक कल लिंक आएगा, उसमें पूछा जाएगा, कल नहीं परसों ही आएगा, एग्जाम के दिन ही आएगा। तो आपको एग्जाम सबमिट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, वो है सर्टिफिकेशन के लिए। मतलब आपको सर्टिफिकेट पे कैसा नाम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे अगर सर्टिफिकेट पे नाम अगर चाहिए डॉक्टर पवन देशमुख, तो मैं उस फील्ड में डॉक्टर का सैल्यूटेशन DR. पवन देशमुख ऐसे लिखूं। मुझे अगर मेरा नाम सर्टिफिकेट पे प्रोफेसर पवन देशमुख चाहिए तो मैं PROF. पवन देशमुख ऐसे उसमें फिलअप करूंगा। लास्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग शायद उस टाइटल को नहीं पढ़ते। जहाँ पे पूछा गया है कि नेम ऑन सर्टिफिकेशन, वहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देते या तो फीडबैक डाल देते हैं वहाँ पे, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, या फिर वर्कशॉप बहुत अच्छा था, तो वैसे की वैसे सर्टिफिकेट पे प्रिंट होकर आएगा। तो प्लीज ये गलती ना करिए, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप करो तो वो सही हो। आप समय लीजिए, आपको 12 घंटे का समय मिलेगा ये फॉर्म भरने के लिए। परसों मतलब 29 जुलाई सुबह 7 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक ये लिंक ओपन रहेगा, जिसमें आपको 2 चीजें भरनी है। पहली है इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर सर्टिफिकेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन है क्विज, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में से आपको 40% पासिंग मतलब 8 मार्क्स लेना मैंडेटरी है फॉर सर्टिफिकेशन। तो इंफॉर्मेशन अच्छे से, और स्पेलिंग मिस्टेक अगर नहीं होती है तो हम लोगों के लिए कन्वेंट हो जाएगा। हम लोग सर्टिफिकेशन में कोई गलती हमारी एंड से नहीं होगी। दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द सर्टिफिकेशन। आज का सबमिशन आपका हो जाए। विश यू गुड लक, हैव अ नाइस इवनिंग। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से परमिशन चाहूंगा, इस मीटिंग को अभी हम लोग क्लोज कर रहे हैं। कल का जो शेड्यूल है वो टाइमिंग चेंज है। हम लोग कल का जो मीटिंग है वो 4 बजे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 4 से 5 हमारा डिस्कशन होगा। 5 से 6 बजे तक हमारा वैलिडिक्टरी फंक्शन का हमने प्रोग्राम अरेंज किया है, और 6 से 7 हमारा होगा योगा प्रैक्टिकल के कुछ सेशंस रहेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। हम लोगों ने वो सेशन का भी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया है। तो कल का टाइम फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जूम मीटिंग का डिस्कशन का टाइम रहेगा दोपहर में 4 से 5 बजे तक।
फिर से 5 से, वो कंटिन्यू ही रहेगा, 5 से 6 हम लोग वैलिडिटरी फंक्शन, जिसमें हमारे सब रिसोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर सर, हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर हमें गाइड करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम और अच्छा होगा। आपका फीडबैक भी हम लोग लेने वाले हैं उस सेशन में अबाउट वर्कशॉप, पूरा वर्कशॉप कैसा था, आपको कितना उससे फायदा मिला, आपकी फीडबैक भी हम लोग लाइव शेयर करने वाले हैं। तो मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जितने भी लोग लाइव बात कर सके तो बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, आगे प्रोग्राम अरेंज करने के लिए नई सीख मिलेगी। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर श्रीकांत पाटिल सर से परमिशन चाहूंगा प्रोग्राम को क्लोज करने। हाँ सर, क्लोज कर दीजिए। और कल हम सब 3 बजे जुड़े रहेंगे। 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू।